Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about National Mobile Monitoring System NMMS. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. It could be a good example of e-governance. तो देखते हैं. This article is associated with MG नरेगा स्कीम. तो एक बार MG नरेगा स्कीम रिवाइज कर लेते हैं. वैसे लास्ट मंथ भी हमने इसके बारे में देखा था. This scheme was brought as per an act जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005. इस एक्ट की मदद से स्कीम लाया गया है जिसके अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है टू एडल्ट्स ऑफ रूरल एरियाज. तो इसमें कोई भी स्किल पहले से नहीं चाहिए होता है. अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड किया जाता है एडल्ट मेंबर्स ऑफ रूरल एरियाज. तो आपको कोई भी स्किल नहीं आती, कुछ नहीं आता, आप जा कर के लोकल ग्राम पंचायत में अपना नाम रजिस्टर करा दें अंडर MG नरेगा स्कीम और आपको मिनिमम वेजेज पे कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा और साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार ज़रूर मिल जाएगा. और नाम रजिस्टर कराने के 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ काम मिल जाता है. और अगर काम नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर, देन द जॉब सीकर इज एंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. तो इस तरीके से ये स्कीम रूरल एरिया में पॉवर्टी को टारगेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है अभी तक. और माना जाता है कि दिस स्कीम इज़ द लार्जेस्ट स्कीम रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज. मिनिमम वेजेज इस स्कीम के अंतर्गत वर्कर्स को दिए जाते हैं. द मिनिमम वेजेज इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट. MG नरेगा स्कीम इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको. लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम बिकॉज जो भारत सरकार ने 6 कोर ऑफ द कोर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कैटेगराइज कर रखे हैं, उसमें से एक है MG नरेगा. आई होप आपको ये बात पता होगा कि सेंट्रल स्कीम्स जो है वो दो टाइप के होते हैं. सेंट्रल सेक्टर जो पूरी तरह से भारत सरकार रन करती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड. और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में फिर देयर आर सम स्कीम्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको कैटेगराइज किया गया है एज कोर ऑफ द कोर एंड अदर आर कोर स्कीम्स. MG नरेगा एक कानून लाने के बाद से राइट टू वर्क हैज़ बिकम अ लीगल राइट इन आवर कंट्री एज पर दिस एक्ट. अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं. देखिए MG नरेगा में भी कई सारे करप्शन के प्रॉब्लम थे. करप्शन इन द सेंस घोस्ट बेनिफिशियरी, जैसे लोकल ग्राम पंचायत में मुखिया या सरपंच ने फर्जी नाम चढ़ा दिए और काम कुछ भी दिखा दिया पेपर पे, लेकिन ग्राउंड पे काम हुआ नहीं और मिनिमम वेजेज का पैसा खुद खा गए. सच प्रॉब्लम्स वेयर देयर. या फिर अगर वर्कर्स को हायर किया भी है तो वर्कर्स ने काम नहीं किया फिर भी उनको मिनिमम वेजेज मिल गए. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अब एक डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लाया जा रहा है और ये डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम मैंडेटरी कर दिया जाएगा सारे वर्कर्स के लिए फ्रॉम 1 जनवरी 2023. ये जो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम है विच विल बी मेड यूनिवर्सल फ्रॉम 1 जनवरी 2023. इट विल बी डन विथ हेल्प ऑफ अ पोर्टल या एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम. तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पहले भी इस्तेमाल किया जा रहा था MG नरेगा के अंदर अटेंडेंस के लिए, लेकिन पूरी तरीके से हर जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा था, कुछ कुछ जगहों पे हो रहा था. अब इसको यूनिवर्सल यानी कि हर जगह अप्लाई किया जाएगा. नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ये जो सॉफ्टवेयर है या पोर्टल है, इट वॉज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वे बैक इन 2021 इटसेल्फ फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी इन इंश्योरिंग प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. तो दिस ऐप परमिट्स रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एट MG नरेगा, यानी कि कौन काम कर रहा है पूरे दिन भर का अटेंडेंस लिया जा सकता है, रियल टाइम अटेंडेंस. ये नहीं कि एक बार टिक मार करके वापस चले गए. इस ऐप की मदद से फुल डे का अटेंडेंस लग सकता है, रियल टाइम अटेंडेंस लग सकता है अंडर द स्कीम. इसके अलावा जो जहाँ पे जो काम हुआ है उसकी जियो टैगिंग भी की जा सकती है इस ऐप की मदद से. यहाँ पे मान लीजिए किसी ने पॉन्ड बनाया MG नरेगा के अंतर्गत, तो इस पॉन्ड का इमेज खींच करके टैग किया जा सकता है एक पोर्टल पे जिसका नाम है भुवन पोर्टल. भुवन पोर्टल इसरो ने बनाया है जिसका मेन काम है
कि आप अलग अलग जगहों पे आप उसको लोकेट कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को, कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर असेट को डेवलप किया गया है। तो ये जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसकी मदद से फ़ायदा मिलेगा करप्शन को कर्व करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया, घोस्ट बेनिफिशियरीज़ का प्रॉब्लम या लीकेज ऑफ फंड, पैसा आया ऊपर से ही लोग खा गए बिना कुछ काम किए, इसको कहा जाता है लीकेज ऑफ फंड। घोस्ट बेनिफिशियरी, सच में कोई बेनिफिशियरी है नहीं बट उसके नाम का लोग पैसा खा गए। ये सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेहतर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि अब जब कोई भी रिसोर्स बनाया जाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो उसको जियो टैगिंग की जा सकती है इमेज के साथ, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं या डिप्टी कमिश्नर जो है, वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि एमजी नरेगा के अंतर्गत कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है। एंड ओवरऑल दिस मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम विल इंक्रीज सिटीजन ओवरसाइट एज वेल। लोग भी अब एक सोशल ऑडिट कर पाएंगे कि एमजी नरेगा के अंदर कितना काम हो रहा है और कितना पैसा जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम कुड बी यूज्ड एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड या आईसीटी का इस्तेमाल करके गवर्नेंस। बात की थी मैंने भुवन पोर्टल की, कि भुवन पोर्टल की मदद से आप कोई भी जगह पे जियो टैगिंग कर सकते हो। तो एमजी नरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो काम किए जा हैं, उसको भुवन पोर्टल पे जा करके टैग किया जा सकता है कि ये चीज़ हमने यहाँ पे बनाया है। तो भुवन पोर्टल इज ए टाइप ऑफ वेब पोर्टल यूज टू फाइंड एंड एक्सेस जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। तो आप भुवन पोर्टल पे जा करके किसी एक लोकेशन पे टैग कर सकते हैं कि यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एसेट को हमने डेवलप किया है। सो भुवन पोर्टल एप्लीकेशन इज यूज फॉर जियो टैगिंग ऑफ इमेजेस ऑफ हाउस बिल्ड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। इट इज़ यूज फॉर जियो टैगिंग ऑफ असेट्स क्रिएटेड अंडर एमजी नरेगा। The next article is about green methanol, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. It is also important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. सबसे पहले मेथनॉल के बारे में समझते हैं। तो मेथनॉल एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका क्लीन फ्यूल की तरह, मतलब इससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होता है अगर इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो। मेथनॉल का केमिकल फार्मूला आई होप आपको पता होगा, CH3OH। तो अल्कोहल होता है और एक कार्बन अटैच्ड होता है उसके साथ। तो इट इज़ यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में मेथनॉल को सोलवेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फ्यूल कार्स में ब्लेंडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रक्स में, बसेस में, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी इस्तेमाल होता है, जैसे प्लास्टिक या पेंट इंडस्ट्री में, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या चीज़ होती है हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। मैरीटाइम फ्यूल, मतलब शिप्स के फ्यूल की तरह इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मेथनॉल इज़ टॉक्सिक इन नेचर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी मेथनॉल बनाने के कई सारे तरीके हैं और उन तरीकों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन मेथनॉल को क्या नाम देंगे, ब्राउन मेथनॉल, ग्रीन मेथनॉल, ब्लू मेथनॉल या ग्रीन मेथनॉल। ब्राउन, ग्रे, ब्लू या ग्रीन। देखिए मेथनॉल तो मेथनॉल होता है, सब में नेचर वही होगा, कोई अलग नहीं होगा, लेकिन बनाने के तरीके पे उसको अलग अलग नाम दिया गया। अगर बनाने का तरीका जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यानी कि उसमें ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि CO2 वगैरह इमिट हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा ब्राउन मेथनॉल। उससे कम इन्वायरमेंट डैमेजिंग है तो उसको कहा जाएगा ग्रे मेथनॉल, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो ब्लू मेथनॉल। और ग्रीन मेथनॉल वो मेथनॉल है जिसको बनाने के प्रोसेस में इन्वायरमेंट को नुकसान के बजाय थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है, यानी कि थोड़ा ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस कैप्चर हो जाती हैं। तो मेथनॉल इन ऑल सच प्रोसेसेस द मेथनॉल प्रोड्यूस्ड इज अल्टीमेटली द सेम, बट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन methanol is given different name: brown, gray, blue, green. Brown is least environment friendly and most environment damaging, while green is most environment friendly and least environment damaging. Rather इसमें कोई environment को damage है ही नहीं, environment को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। environment friendly है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड absorb करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। It helps in utilization of renewable energy like solar energy. और इसी कारण से ग्रीन एथेनॉल की सारी पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको नाम दिया गया है ई मेथनॉल या ग्रीन मेथनॉल। तो जरा समझते हैं कि आखिर ग्रीन मेथनॉल इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता कैसे है। इस एग्जाम्पल की मदद से आप समझ जाएंगे। देखिए इस वेसल में, इस सिप में मेथनॉल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया गया है।
तो मेथनॉल को जब फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया हमने तो उसको बर्न करने से CO2 इमिट हुआ। इस CO2 को इस शिप के अंदर ही कैप्चर करके वापस से हमने रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से, सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, उसकी मदद से इस CO2 को हमने हाइड्रोजन से मर्ज करके बना दिया मेथनॉल। ये जो हाइड्रोजन निकला है इट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हुआ अलग, जो एनवायरनमेंट को और ज़्यादा ऑक्सीजन रिच बनाएगा, तो इस तरह से वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुआ। और ये CO2 को हम कैप्चर कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, तो CO2 को एनवायरनमेंट से कैप्चर किया, हाइड्रोजन ले आए वाटर इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमने ये रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, और हाइड्रोजन और CO2 को मिला करके हमने बना लिया मेथनॉल। और वापस इस मेथनॉल को इस वेसल में हमने इस्तेमाल किया। ये मेथनॉल जो बना है वो एटमॉस्फेयर के CO2 को कैप्चर करके बना है, इसीलिए इसको कहा जाएगा ग्रीन मेथनॉल या ई मेथनॉल। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथनॉल या ई मेथनॉल या ग्रीन मेथनॉल बनाया जा सकता है। क्यों न्यूज़ में है ग्रीन मेथनॉल? क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे देश की कंपनी NTPC ने इटली की एक कंपनी टेक्नीमोंट के साथ एक डील साइन किया है, जिसके अंतर्गत दोनों ही कंपनियां मिलकर के इंडिया के अंदर ग्रीन मेथनॉल प्रोड्यूस करेंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ये सवाल UPSC प्रीलिम्स 2015 में आया था। ये सवाल थोड़ा अलग है, मेथनॉल पे नहीं है। ये सवाल है एलिमिनेशन मेथड का। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप इस सवाल को खुद अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये सवाल मैंने इसीलिए दिया था कि आप एलिमिनेशन मेथड प्रैक्टिस कर पाएँ। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए, ध्यान से कीजिएगा, हो जाएगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अमृत भारत स्टेशन स्कीम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज़ है, ध्यान से देखिए, और इस्तेमाल आएगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। कभी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आंसर लिखना हो तो अलग अलग स्कीम जो भारत सरकार ने शुरू की है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड और, जब रेलवे पे आप लिख रहे हैं तो वहाँ आप लिख सकते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। हाल फिलहाल में रेलवे मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को अनाउंस किया है, जिसका मेन गोल है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे देश की 1000 छोटे छोटे रेलवे स्टेशंस को डेवलप किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। उनको डेवलप किया जाएगा इन लाइन विथ न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, लेकिन कम खर्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। और अभी तक जितने भी स्कीम्स चल रहे थे स्टेशंस को रीडेवलप करने को, उन सारे स्कीम्स को इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत मर्ज कर दिया जाएगा। क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इन 1000 रेलवे स्टेशन में, सब याद नहीं करना है, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रूफ प्लाजा टू बी क्रिएटेड, तो रूफटॉप ऐसे शॉपिंग सेंटर या फूड मॉल्स, फ्री वाईफाई विथ 5G मोबाइल टावर, स्मूथ एक्सेस बाय वाइडनिंग रोड्स एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चर्स, हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स, स्पेशल एमिनिटीज फॉर डिसेबल्ड। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रेन ईटिंग अमीबा and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view from biology segment। तो करंट न्यूज़ ये है कि साउथ कोरिया से एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है जहाँ पे एक इंसान की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अमीबा विच इज़ ब्रेन ईटिंग इन नेचर। वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करके हमारे ब्रेन के सेल्स को वो डैमेज कर सकता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसका नाम है नाइग्लेरिया फॉलेरी। तो नाइग्लेरिया फॉलेरी is amoeba, so of course it is a single cell organism. It thrives in warm water, warm fresh water में, जिसकी टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो वहाँ ये थ्राइव करता है। नॉर्मली ये हमारे बॉडी के अंदर नोज़ के थ्रू इंटर होता है और ब्रेन में जाकर के ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो अगर गंदे पानी से, कंटेमिनेटेड वाटर से नॉस्ट्रिल्स को साफ़ किया जाए तो उससे ये इन्फेक्शन हो सकता है। अभी तक इसका कोई सटीक इलाज साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए हैं। देखिए, अभी आने वाला एग्ज़ाम APSC प्रीलिम्स का पेपर सेट होने के चांसेस हैं कि 26 मार्च को उन्होंने डेट दिया है, तो अभी वो लोग पेपर बना रहे होंगे, उम्मीद है। तो इस टाइम में जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में चल रही हैं उनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं, इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ें भी हमें थोड़ी ध्यान रखनी होंगी। तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट धनु यात्रा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, उड़ीसा के बारगर रीजन में ये धनु यात्रा हर साल मनाई जाती है।
1947-48 से लेकर के अभी तक हर साल बनाई जा रही है। पैंडेमिक के साल में 1-2 साल का ब्रेक हुआ था। 47-48 में इसको बनाना शुरू किया गया था इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा पीटी पर्सपेक्टिव से, बाड़गढ़ उड़ीसा। धनु यात्रा इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, जहाँ पे विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल को सेलिब्रेट किया जाता है 1947-48 से, सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो शुरुआत इसको किया गया था इंडिया के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, और तब से आज तक मनाया जा रहा है। धनु यात्रा में जो थिएटर परफॉर्मेंस शुरू होता है उसमें स्टार्टिंग होती है जब दिखाया जाता है कि एम्पेरर उग्रसेन ऑफ मथुरा बीइंग रिप्लेस्ड बाय कंस। तो कंस वाज अनहैप्पी विथ मैरिज ऑफ हिज सिस्टर देवकी विथ वासुदेव, और इस गुस्से में उसने महाराज उग्रसेन को रिप्लेस कर दिया गद्दी से, थ्रोन से। और ये पूरा का पूरा जो प्ले है ये ख़त्म होता है विथ डेथ ऑफ कंस और रीस्टोरेशन ऑफ राजा उग्रसेन टू थ्रोन ऑफ मथुरा। सो बेसिकली लॉर्ड कृष्ण के लाइफ से रिलेटेड है। कंस को तो उन्होंने ही मारा था। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इट कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ द ऑर्डर्स ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन, और इसके जो ऑर्डर्स हैं इट कैन नॉट बी चेंज बाय एनी लेजिस्लेटिव बॉडी एज वेल। सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड आर्सेनिक कंटामिनेशन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है इन असम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।